नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं CDS 2 2020 एग्जामिनेशन जो कि 8 नवंबर को यहां पर कंडक्ट हो चुका है और उसी के रिगार्डिंग मैं ये सेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें मैं जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पेपर था उसका आंसर की आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर हो सकता है सभी एकेडमी के लिए रिस्पेक्टिवली उनके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप में से जो लोग भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को सिर्फ देखना चाहते हैं, ठीक है, वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिस्कशन यहाँ पर देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन की जो भी आपने आंसर किए हैं अगर आप उनको भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उन सेशन को भी यहाँ पर जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं, कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है गलत हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि मैं जो भी एक्यूरेसी होती है क्वेश्चंस के आंसर बताने की वो बिल्कुल यहाँ पर मैं सही रखूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कमिट करता हूं कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ एरर आपको देखने को मिले। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ताकि उन चीज़ों को यहाँ पर इन फ्यूचर इंप्रूव किया जा सके और एक करेक्ट एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट हो और आप लोग भी अपना स्कोर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर पाएं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और डिफेंस मास्टर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज होने वाले हैं CDS, FCAT और INET एग्जामिनेशन के लिए प्लस NDA एग्जामिनेशन का, ठीक है, सभी के कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी यहाँ पर बताया था, अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं और डिफेंस मास्टर ऐप के साथ अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन का पूरा डिस्कशन किया होगा अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पर। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप इन टोटल 120 क्वेश्चंस में से किस तरीके से कौन कौन से 40 से 50 क्वेश्चंस थे जो बहुत आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि 40 से 50 क्वेश्चंस जो आप बहुत आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे और जिन्होंने मेरे साथ अपने CDS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी है, मेरे सेशंस के थ्रू प्रिपरेशन करी है, वो लोग यहाँ पर स्पेशली ये 40 से 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे वो ये है, ठीक है, ये मैंने आपको करंट अफेयर 2020 का जो सेशन होता है उसमें पढ़ाया हुआ है कि रिसेंटली अ रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, द स्टेट इन विच इट वाज सीन इज। ठीक है, तो ये आप एक येलो टर्टल है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं और ये जो येलो टर्टल है इसको स्पॉट किसने किया था? वासुदेव महापात्रा स्पॉटेड द टर्टल व्हाइल ही वाज वर्किंग इन हिज फील्ड इन द विलेज ऑफ सुजानपुर इन ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग इट होम। ठीक है, तो ये ओडिशा का बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पर इसको देखा गया है। सो राइट आंसर इज ओडिशा। तो ये क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों को करंट अफेयर वाले सेशन में पढ़ाया गया था, असीम के बारे में पूछा जा रहा है। असीम का जो यहाँ पर एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? तो असीम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम MSDE कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया था, ताकि जो स्किल्ड पीपल है उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल सके। द पोर्टल इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट। ठीक है, जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड लोग हैं, जो लोग के पास स्किल है, वो लोग यहाँ पर पहुंच सकें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल सके, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में ये चीज भी आपके साथ डिस्कस करी गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाई, अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहले इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोलते थे। एट अ सेशन ऑन स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया, MHRD रमेश पोखरियाल निशंक said, due to the current COVID-19 situation, many students who wanted to pursue studies abroad have decided to stay back and pursue the studies in India, क्योंकि COVID-19 की वजह से
ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है कि बहुत सारे लोग जो बाहर पढ़ाई कर रहे थे उनको भारत आने पड़ा, और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं भाई कि अब भारत में हम अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कंप्लीट करें। देयर इज ऑल्सो अ राइजिंग नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट रिटर्निंग टू इंडिया विद कंसर्न अबाउट द कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन मून। ठीक है, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं जो मून में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं इस पर्टिकुलर लेक में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लेक है? ये है लोनार लेक, और ये कहां पर है? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। मिनरल कंटेंट सैंपल्स फ्रॉम द लोनार क्रेटर कम लेक इन द बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर ये लेक आपको देखने को मिलेगी, विच वॉज फॉर्म्ड आफ्टर अ meteorite crash around 50,000 years ago are similar to the moon rocks। ठीक है, और ये IIT बॉम्बे ने यहाँ पर एक स्टडी के तहत ये चीजें यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, तो लोनार लेक महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो मून पर जो मिलते हैं उसकी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन भी आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैज हाउ मेनी व्हील्स। इसमें टोटल कितने व्हील्स थे? तो टोटल यहाँ पर 6 व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इमेज भी मैंने कई बार एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस करी हुई है, और चंद्रयान, मंगलयान मिशन ये सब इंडिया के हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। अब ये साइंस का एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब उसके ऊपर आप एप्लीकेशन किसका कर रहे हो? फोर्स का, तो उसकी वेलोसिटी यहां पर चेंज होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी होगी किसी चीज के ऊपर, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका मास थोड़ा ना चेंज होता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर अब यहां पर मोमेंटम डबल हो रहा है तो मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। तभी तो 2p इज इक्वल टू क्या होगा? 2mv होगा। अब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि जो वेलोसिटी है वो डबल हो गई है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाफ mv²। ठीक है, लेकिन अब जो v की वैल्यू है वो कितनी पुट करूंगा मैं? वो पुट करूंगा मैं 2v, है ना, तो ये हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 4, और ये हो गया आपका हाफ mv²। ठीक है, तो ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी, अब यहां पर ये कितना इंक्रीज हो गया है? 4 टाइम्स ये इंक्रीज हो गई है, तो इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल वाली जो क्लासेस होती हैं फिजिक्स की क्लासेस, उसमें यहां पर डिस्कस किया हुआ था। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो आप पेपर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल। यहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि F जो होता है, ये अगर मान लीजिए कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, ठीक है, कोई भी 2 मास है, इनके बीच में हमेशा जो है ये अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अगर मान लीजिए कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो इनके दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी g, ये प्रोपोर्शनल वाला जब साइन हटेगा ना तो यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका g m1 m2 अपॉन r²। अब क्या कर दिया गया है कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया है। ठीक है, डबल कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r का डबल कर दूंगा तो 2r, तो ये हो जाएगा 4r²। ठीक है, तो डिक्रीज हो गई है ना, पहले क्या था ये आप देखोगे तो ये 1/4 था यहां पर, और ये वैल्यू है आपकी g m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो पहले वाला फोर्स जो है वो दूसरा आपको देखने को मिल रहा है, और जो नया वाला फोर्स है ये 1/4 टाइम से डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो राइट आंसर इज डिक्रीज बाई 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो मैंने यहां पर केवल आपको डायरेक्टली जो है वो आंसर यहां पर मार्क किया हुआ है कि न्यूट्रॉन का अगर हम मास देखेंगे, है ना, तो न्यूट्रॉन का मास अगर आप देखोगे तो ये प्रोटॉन के इक्वल है ना, ये टेबल भी आपने पढ़ी हुई है। तो यहां पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मास है ये दोनों का क्या है, ये इक्वल आपको दिख रहा है। साथ ही साथ न्यूट्रॉन में जो चार्ज है ये भी आपको 0 देखने को मिल रहा है।
ठीक है। और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, यहां पर आपको प्रोटॉन देखने को मिलता है और न्यूट्रॉन, और जो रिवॉल्व करता है वो कौन करता है, वो इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये एटम के न्यूक्लियाई में यहां पर रिवॉल्व नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपसे पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पेपर साथ में रखिएगा अपने, और जो भी मैं स्टेटमेंट यहां पर बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपना मार्क कर लेना, ठीक है। अगला सवाल दिया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। अल्ट्रावायलेट लाइट से रिलेटेड यहां पर बात हो रही है। तो मैंने आप लोगों को जो ये स्पेक्ट्रम एक पढ़ाया था, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड नहीं है। दो तरीके की यहां पर वेव्स होती हैं। जो पहली वेव्स होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव जो होती हैं ये उस तरीके की वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देखने को मिलेगी, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया आपका, और यहां पर आपका जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है मैकेनिकल वेव्स वाला, ठीक है, इससे आप बहुत कुछ यहां पर सीख सकते थे। एक तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो स्पेक्ट्रम मैं आपको दिखा रहा हूं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही है। यहां पर आपको रेडियो वेव्स देखने को मिल रही हैं, यहां पर विजिबल लाइट, और ये अल्ट्रावायलेट है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है कि अल्ट्रावायलेट जो यहां पर रेज हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये वैक्यूम में ट्रेवल भी कर सकती हैं, और वेवलेंथ जो है इसकी शॉर्टर है विजिबल लाइट से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है और जो शॉर्टर है ये अल्ट्रावायलेट की है। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट यहां पर आया हुआ है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय c एंड द स्पीड इन अ मीडियम इज v, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। तो c/v ये क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली आप इसको यहां पर मार्क कर सकते थे, ठीक है। राइट आंसर इज c/v। अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ठीक है। तो कौन सा यहां पर मतलब जो किंगडम है हमारा प्लांटी वाला, उसमें जो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये है एल्गी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पढ़ाया गया है क्वेश्चन आपको। आप लोग जो स्लाइड्स हैं जो आपको मिली हैं बायोलॉजी वाली में, उसमें आप देखिएगा जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया हुआ है किंगडम का, और उसमें ये एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है कि एल्गी जो है वो यहां पर एक्वेटिक वाले में है और किंगडम प्लांटी में यहां पर इसको इंक्लूड किया जाता है। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंगिंग टू अ टैक्सोनोमिक कैटेगरी कॉल्ड, ठीक है। तो इसका जो टैक्सोनोमिक कैटेगरी है उसमें किसमें आएगा ये? तो देखिए यहां पर ये जीनस होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जीनस इज द राइट आंसर बिकॉज जीनस इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट स्पीसीज whereas species are composed of different subspecies. One example of this is the plant rose which belongs to the genus Rosa which has more than 100 species of rose and further different subspecies, ठीक है। तो genus जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। Pearls are harvested from, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ाया हुआ है। So pearls are harvested from oyster, ठीक है। Wings of birds and bats are considered analogous structure because they have, तो ये analogous organs हैं, are those which have different structure but perform same function। तो common function है लेकिन इनका जो origin है ये different origin आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। Apart from hyperacid secretion, peptic ulcers are also developed due to the bacterial infection. The causative agent is, ठीक है, जो अल्सर होते हैं पेप्टिक अल्सर्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। तो उसके लिए जो एजेंट यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। तो राइट आंसर इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब्लिमेशन में आपको बताया गया कि किस तरीके से चीजों को हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को अगर सेपरेट करना है तो सब्लिमेशन इस तरीके की प्रोसेस करके आप इसको यहां पर सेपरेट कर सकते हो। सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने यहां पर इसका सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके आगे बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन एंड मरकरी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको बहुत आसानी से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16, जो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, तो ये है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर जो है, तो मतलब इसमें क्या है कि ये लास्ट में आपको सॉल्ट एंड वाटर जो है ये दोनों प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करी है, और ये एसिडिक और जो बेसिक है ये दोनों तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो जिंक ऑक्साइड इज द राइट आंसर। सिल्वर आर्टिकल, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है, चाहे कॉपर की रेस्टिंग के बारे में बात कर लीजिए, आयरन की रेस्टिंग के बारे में बात कर लीजिए, और सिल्वर के बारे में भी पढ़ाया गया आपको कि सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन कप्ड इन द ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो दैट इज सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो Ag2S जो है ये आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला गलत नहीं करना है, कई लोगों ने AgS मार्क भी कर दिया है, लेकिन Ag2S जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट, तो ये ऑस्ट्रेलिया में तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कौन से कोस्ट में देखने को मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्न साइड में ये लोकेटेड देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट शतपत्रा सीरीज, ठीक है। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे इस बार जो पेपर में आए दे वर वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप लोगों को अगर उसमें से कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके आंसर अभी भी नहीं मिले होंगे कि यार ये कहां से पूछा गया है। तो हिस्ट्री में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस बार पूछे गए हैं, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नॉर्मल अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें से एक दो क्वेश्चन ही जो पेपर में आए हुए, बाकी तो पता नहीं कहां से बहुत डीप इंफॉर्मेशन इस बार हिस्ट्री में पूछी गई है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े डिफिकल्ट यहां पर हो गए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट शतपत्रा सीरीज, सो दैट इज G.H. देशमुख, G.H. देशमुख ने ये यहां पर काम किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स, तो कांग्रेस मॉडरेट्स ने ना सभी तरीके की डिमांड यहां पर करी थी, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड यहां पर नहीं करी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इनका कहना ये था भाई कि समाज में कुछ ही लोगों को ये मिलना चाहिए जो इसके हकदार है, सभी लोगों के लिए ये लोग मॉडरेट जो थे वो डिमांड उस टाइम पर नहीं कर रहे थे। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 में किसने इसका फाउंडेशन किया था, सो दैट इज सर सैयद अहमद खान ने इसका फाउंडेशन किया था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाई, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं बिहार की, है ना। त्रिवेणी संघ का जो फाउंडेशन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो यादव और कुर्मी हैं वो लोगों ने किया था, ठीक है। तो उनको हम अहिर्स एंड कुर्मीज भी यहां पर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट अ मिनिस्टरियल पोजीशन इन द सेंट्रल प्रोविंस इन अक्टूबर 1925। अब इसमें क्या है कि बहुत ऑथेंटिक जो सोर्स है वो यहां पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कि भाई इसका जो यहां पर आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहां पर अपनी तरफ से तो ब्लैंक कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ऑथेंटिक यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में कि भाई जो सेंट्रल प्रोविंस थी उसमें जो पहले थे जिन्होंने एक्सेप्ट करी थी मिनिस्टरियल पोजीशन वो यहां पर कौन थे। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत जो मुझे यहां पर एविडेंस मिले हैं तो उसके हिसाब से मैं यहां पर आंसर आपको बताना चाहूंगा, सो दैट इज S.B. तांबे, ठीक है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं यहां पर जो है ये ब्लैंक कर रहा हूं, ठीक है। इसकी तरफ से मेरी जो आंसर की है इसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ऑफिशियल जो आंसर आएंगे उसमें क्या होगा, लेकिन S.B. तांबे जो है एक नाम मैं यहां पर बता रहा हूं, मे बी इसके सही होने के जो चांसेस होंगे वो पेपर में ज्यादा होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। जो लिबरल पार्टी है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसका यहां पर फाउंडेशन किसने किया था। अच्छा, इस बार यूपीएससी का एक जो ट्रेंड था वो ये था कि मान लीजिए कि किसी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जा रही है तो उसमें जो भी यहां पर उन्होंने आंसर पूछे हैं ना, जैसे 4 लोगों ने किया, तो जैसे मान लीजिए कि मदन मोहन मालवीय जी भी हैं उसमें, तो उनका नाम सब लोग जानते हैं, तो वो नाम हटा के बाकी के जो लोग इसमें सपोर्टिव नेचर वाले थे
उनका नाम इस बार यूपीएससी ने पूछा है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जो ये नेशनल लिबरेशन फेडरेशन लिबरल पार्टी थी, इसका फाउंडेशन किया था टीबी सप्रू एंड एमआर जयकर। ठीक है, तो ये नाम भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, नेशनल लेवल पर इसके हेड होते हैं पीएम, स्टेट लेवल पर सीएम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती हुई आपको दिखाई देगी। द सोशलिस्ट आइडल ऑफ सप्त क्रांति 7 रिवॉल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाई। ठीक है, तो ये है राम मनोहर लोहिया। इन्होंने ये 7 रिवॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर लगाया था। और सोशलिस्ट मतलब ये आप देख सकते हैं समाजवाद। ठीक है, समाजवादी पार्टी जो है वो मुलायम सिंह यादव की है। ठीक है, और उन्हीं के गुरु थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया, मतलब सीनियर जो थे वो राम मनोहर लोहिया जी देखने को मिले। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट डेमोक्रेटिक को ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसी भी बहुत सारी कंट्री है जो सेक्युलर हैं, लेकिन वहां पर आज भी जो राजा वाला रूल है, मोनार्क जो है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगे। क्वीन किंग जो है वो यहां पर रूल करते हैं, बट स्टिल जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। तो सेक्युलर जो है वो डेमोक्रेटिक को ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसी वजह से ये कैरेक्टर नहीं है, नॉट अ कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास में हमने पॉलिटी वाली क्लास में पढ़ा हुआ था। एक स्पेशल एड्रेस की बात कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस करते हैं उसी तरीके से गवर्नर रिफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। और जो हर साल पहला सेशन यहां पर होता है उसमें ये आके अपना स्पेशल एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पंचायत से रिलेटेड जो यहां पर स्टेटमेंट पूछा गया था, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटीज हैज नथिंग टू डू विद द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन के बारे में पंचायत में बात नहीं होती है, ये बात यहां पर बताई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, ये गलत बताया गया है यहां पर, है ना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर आप देखोगे तो जो हमारा आर्टिकल 243D है ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, तो ये पंचायती राज में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली यहां पर अटेम्प्ट कर सकते थे। अगस्त 2020 को एक ब्लास्ट हुआ था बैरत में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहां पर मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग यहां पर जख्मी हो गए। और ये ब्लास्ट यहां पर किस लिए हुआ था? तो ये अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था, जो हमने करंट अफेयर वाले सेशन में पढ़ा हुआ है। लिटिल बॉय है ना, अगेन लिटिल बॉय जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और इसको ना बहुत आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते थे। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो यहां पर क्या है कि एटॉमिक बम गिरे थे, न्यूक्लियर बम, है ना, वो किसके ऊपर काम करते हैं? ये फ्यूजन के ऊपर काम करते हैं। हाइड्रोजन बम जो है वो फ्यूजन के ऊपर काम करते हैं। तो आप उसको ना बहुत आसानी से जो है चेक कर सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन ये हो रही थी कि हिरोशिमा में था या नागासाकी में था, लेकिन एक जगह पर फ्यूजन लिखा था, एक जगह पे फ्यूजन लिखा था। तो फ्यूजन वाला बिल्कुल सही है, हिरोशिमा में लिटिल बॉय था और नागासाकी में जो है वो फैट मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछा गया है। Which one of the following Indian institute was approved by the Drugs Controller General of India for conducting human trials of the Oxford AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट? तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर उसको अप्रूव कर दिया गया कि भाई आप जो यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह वाला, वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में ध्यान रखना। अच्छा, इसकी लोकेशन भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। द रिसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल इन बजगन असम इज ड्यू टू द, किस वजह से ये हुआ था? तो रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन। ठीक है, तो ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन में जब उसको रिमूव करने जा रहे थे स्पूल को, उसकी वजह से ये यहां पर ये इवेंट देखने को मिला था। हु अमंग द, देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, और हमने ये भी पढ़ा था नगरा स्टाइल में जो आर्किटेक्चर है ये देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन यहां पर ये पूछा जा रहा है कि राम टेम्पल में जो आर्किटेक्ट है उनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो ये भी हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में नहीं है? सो दैट इज उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे जो है यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में देखने को नहीं मिलेगी। फिर यहां पर ये क्वेश्चन जो है आपका आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे जो आइलैंड वगैरह हैं आपके वॉल्केनो आइलैंड, है ना, ये आप पढ़ चुके हैं। जैसे
अगर माउंट लोवा के बारे में बात करें तो ये हवाई में है, माउंट विशुवियस इटली में है, ठीक है, साकुरिजिमा जापान, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और माउंट मेरापी इंडोनेशिया, ये भी करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वही मैच करना था आपको। तो ए वाले का जो है ये 4 हो जाएगा, है ना, और बी वाले का 3, सी वाले का 2 और डी का 1। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आंसर को मार्क कर सकते हो। इकोनॉमी वाले सेशन में ये रुपी आता कैसे, कम्स फ्रॉम रुपीज गोज टू, ठीक है, इकोनॉमी के सेशन में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स से सबसे ज्यादा पैसे यहां पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो ये तो यहां पर दिया नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जीएसटी जो है ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। फिर ये इनकम टैक्स जो है ये थर्ड नंबर पर, और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो है ये आपको फोर्थ नंबर पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहां पर अरेंज कर सकते हैं। तो ये यूनियन बजट का है, ये 2019-20 का, ठीक है, उसके बेसिस पे ये बताया गया। तो आपको अरेंज करना था ये। तो पहले इसमें आ जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। तो 1324 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1324 जो है ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 142 इन 2014 टू 63 इन 2019। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एज इंडियाज, ठीक है, रैंक डिटोरिएटेड, मतलब उनकी जो रैंक है वो यहां पर खराब होती हुई दिखाई दी। तो आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग यहां पर रैंक जो है वो आपको दिखाई गई है, ठीक है। अब इसमें देखो सारी रैंकों में हमने इंप्रूविंग करी है, चाहे बिजनेस में देख लीजिए आप, है ना, बिजनेस में हमारी रैंक 136 है, ये 179 है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट ये 182 है ना, ये 27 है। फिर ये गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 111, यहां पर ये 22 है। लेकिन रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी वाले में अगर हम देखेंगे ना, तो ये यहां पर हमारी पोजीशन जो है ये 92 है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला है इसमें ये 154 यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर इज रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। बाकी सब जगह पर हमारी इंप्रूवमेंट है, लेकिन रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी वाला जो फिनोमिना है यहां पर हमने जो है वो गलत तरीके से परफॉर्म किया, मतलब हमारी रैंक बहुत ज्यादा खराब हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये 2014 में नहीं, ये 2013 में ही रोल आउट हो गया था, ठीक है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज फर्स्ट रोल्ड आउट एज अ नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस ऑन जुलाई 5, 2013। तो ये स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया था कि कौन सा गलत है। तो 2014 में नहीं, 2013 में ही उसको यहां पर पास कर दिया गया था। विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 2019-20 इज नॉट करेक्ट। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ाया गया है क्वेश्चन आपका कि भाई आज के टाइम पीरियड पर 2019-20 में जीडीपी में जो हमने फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि भाई जितना आपने एक्सपेंडिचर है और जितना रेवेन्यू है, जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, उतना आपको रेवेन्यू यहां पर नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से जो डेफिसिट यहां पर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन एज पर द बजट एस्टिमेट, ठीक है, नहीं, गलत है। जितना हमने बजट में एस्टिमेट लगाया था उसके हिसाब से हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो काम नहीं कर रहा है। एज पर द बजट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019-20, जो मेजर एक्सपेंडिचर यहां पर हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो ये आपको मिलेगा फूड सब्सिडी में, जो खाने वाली सब्सिडी है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, ये पढ़ाया हुआ है स्टैटिक जीके में आपको कि भाई देखिए जो रेनफॉल जो सबसे कम होती है वो आप जैसलमेर वगैरह में, लेह वगैरह में देख सकते हैं। तो लेह में जो है ये सबसे ज्यादा कम आपको बारिश देखने को मिली। टिम्बर वेजिटेशन जो है, जो बेसिकली सॉफ्ट वुड्स होते हैं, है ना, तो टुंड्रा में नहीं मिलते क्योंकि टुंड्रा में बहुत ठंडी होती है भाई, और वहां पर जो है वो सॉफ्ट वुड वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। फिर ये दिया हुआ है डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर, तो कौन से साल में सबसे ज्यादा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर ये वाला जो ईयर है, ठीक है, जैसे डिकेडल ग्रोथ अगर हम यहां पर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है आपका 24.80, मतलब कि 1971 में। तो इस बार भी पॉपुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1971 में सबसे ज्यादा 10 सालों में हमारे यहां पर टोटल जो है वो पॉपुलेशन यहां पर ग्रो करी हुई है। तो 1971 इज द राइट आंसर। अब एक ये क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये भी। आइसोथर्म लाइन वो लाइन होती है जो इक्वल टेम्परेचर वाले जो एरियाज होते हैं ना, उनको यहां पर कंटूर लाइन, है ना, उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म लाइन। विच डिवाइड इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी इज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये
20 डिग्री जो हमारा सेल्सियस है, ठीक है, ये क्या करता है कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जब मीन टेम्परेचर 20-21 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये 20 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट? तो आप ये देख सकते हैं ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर AW का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये अलग टर्मिनोलॉजी यहाँ पर होती है, इसके ऊपर बहुत सालों से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल? तो दैट इज इंसेप्टिव सॉइल्स, ठीक है। तो इंसेप्टिव सॉइल्स में आप देख सकते हैं 39.74% जो है ये आपको कवर करता हुआ दिखाई देता है। तो इंसेप्टिव सॉइल्स इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर? इक्वेटर के सबसे पास में कौन सी है? तो जो भी गिवन कंट्रीज थी उनमें से सबसे पास में आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। फिर एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, बट इसको आप हाँ थोड़ा सा अगर अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज करें तो बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैव एविडेंस बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइज? ठीक है, फीमेल फ्रेंचाइज के बारे में बात करी है तो तीनों लोगों ने बात करी है, एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने और हीराबाई टाटा, ठीक है, इन सभी लोगों ने यहां पर बात करी है, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आएगा, तो 1, 2, 3 जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद? ठीक है, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने जो अहमदिया मूवमेंट था वो कहां पर स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था गुरदासपुर में, ठीक है, गुरदासपुर पंजाब में अहमदिया जो मूवमेंट है वो यहां पर स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, विथ होम डेट सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मॉन्यूमेंट इन कलकत्ता ड्यूरिंग 1939-40। 1939-40 में जो हॉलवेल मॉन्यूमेंट यहां पर हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने किसके साथ मिलकर यहां पर हॉलवेल मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पर हाथ मिलाया था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, तो इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग आंसर थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा, द यूनियनिस्ट पार्टी, है ना। तो ये यहां पर अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर यहां पर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका द मुस्लिम लीग, ठीक है, इसका जो आंसर है ये होना चाहिए आपका द मुस्लिम लीग, ठीक है। बट हो सकता है कि ये जगह पे हो सकता है कि इसका आंसर यहाँ पर हिंदू महासभा भी दिखाया जाए, लेकिन मुझे जो यहाँ पर सोर्स मिला उसमें मुस्लिम लीग मैंने यहाँ पर थोड़ा एविडेंस देखा है और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट मे बी मुस्लिम लीग जो है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? तो किसने यहां पर इसको क्रिएट किया था? तो इसको क्रिएट करने वाले जो पर्सन थे इनका नाम था NM जोशी, ठीक है, तो NM जोशी इज द राइट आंसर। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म? ठीक है, जिसको प्रॉपरली यहां पर स्टैब्लिश किया गया था, तो ये था मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है। तो ये सारे देखो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लेकिन इन सब चीजों को थोड़ा मतलब आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, थोड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से इस बार का जो पेपर है ना इसका थोड़ा डिफिकल्टी मैं यहां पर ज्यादा बोलूंगा जो पिछली बार आपका CDS एग्जामिनेशन का पेपर था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1914? ठीक है, तो 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन जो यहां पर बना था, ठीक है, इसको किसने फॉर्म किया था? तो ये थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू इज द राइट आंसर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा? बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो द सेक्रेटरी जनरल पासेस ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के नाम पर सेक्रेटरी जनरल यहां पर ऑर्डर को पास नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहां पर दिया गया है, अब देखो ये क्वेश्चन भी जो है ये बहुत ही उटपटांग सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको भी बहुत मुश्किल है ढूंढना, ठीक है, कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा। So who among the following moved the motion of secret sitting session of the assembly 1942? मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट जो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत एविडेंस यहाँ पर देखा है इस आंसर का, सो दैट इज MS NE, ठीक है, MS NE हो सकता है इसका आंसर, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, है ना, प्रेसिडेंट्स के ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पर टर्म जो है उनका उससे रिलेटेड पूछा गया। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट? तो ये लोकसभा स्पीकर को रेजिग्नेशन नहीं देते, ये वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर इलेक्शन देते हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि आर्टिकल 14 एंड 19 जो है ना, इसमें जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31C में बताया गया, सिंपल क्वेश्चन है ये।
और उसके बाद यहाँ पर रिट ऑफ क्यो वारंटो के बारे में बात हो रही है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो देयर हैज बीन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेटुएट इन अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। ठीक है, तो आपको ये जो पढ़ाया था मैंने क्यू वारंटो, इसमें आप जो बाकी के 3 ऑप्शन थे ना उनको पढ़कर आप बहुत आसानी से यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता, तो उसको आप बहुत आसानी से यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो डायरेक्टली आप मांग कर सकते हो और कहीं में आपको एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये देखो 338A, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी पढ़ाया गया था आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था जो पेपर में आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आर्टिकल 338A द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 338 से रिलेटेड है। करंट अफेयर में ये चीजें पढ़ाई गई थी, अगस्त का करंट अफेयर। अगस्त 12 जो है इंटरनेशनल यूथ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। निसर्गा जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था, वो दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। और उसके बाद यहाँ पर ये 39 सभी लोगों ने इसको सही किया होगा। ठीक है, शकुंतला देवी मूवी में शकुंतला देवी का किरदार विद्या बालन ने निभाया था। जीसी मुर्मू जी के बारे में कई बार बात करिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने, लेकिन इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। पंचकुला में जो है ये 4th एडिशन यहाँ पर होने वाले खेलो इंडिया के हरियाणा। ठीक है, इससे पहले 3rd वाले जो हुए थे ये गुवाहाटी में हुए थे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड, क्योंकि ये वॉल्केनिक आइलैंड होता है जापान। ठीक है, तो क्यूशो आइलैंड जो है ये कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। 2014-15 में, अच्छा इसमें ना क्या कर सकते थे, ये वाला जो क्वेश्चन है 2014-15 वाला, इसमें ना कई बार हमने देखा है कि यूएस जो है वो ट्रेड वगैरह के लिए ट्रेड वॉर वगैरह करता रहता है। ठीक है, चाइना के साथ भी, क्योंकि उनका ट्रेड वहां पर भी कमजोर है बहुत ज्यादा, इंडिया के साथ भी बहुत कमजोर है, तो आप आसानी से मार्क कर सकते थे। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा मैं आपके सामने टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ ये यूएस के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूएस देखो हमेशा से जो है यहाँ पर ये कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब यूएस का ट्रेड जो है ये नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। ठीक है, तो यूएसए जो है ये हमारा सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेड वगैरह के बारे में अपने डीएनए सेशन में काफी बार बताता रहता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज इस तरीके से कंट्रीज को रैंक करना आ जाएगा, है ना, ये सोचा नहीं गया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आया। तो याद रखिएगा जर्मनी सबसे ऊपर है ना, इन चारों कंट्रीज में, फिर यूएसए, फिर साउथ अफ्रीका और फिर इंडिया। तो 1 2 3 4 जो है ये करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, में जो मैक्सिमम वेट यहां पर दिया गया है, किसको दिया गया है, तो ये प्राइमरी गुड्स को दिया गया है। इसका वेटेज है 34.05%। ठीक है, तो प्राइमरी गुड्स इज द राइट आंसर। नॉर्मली देयर विल बी नॉट अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इकोनॉमी के सेशन में ये पढ़ाया हुआ है आपको मैम ने, और इसका जो हमारा सही आंसर है ये है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 43 था जो पेपर में आप सॉल्व कर सकते हो। ये परफेक्ट कंपटीशन वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है। अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय फर्म्स इज टर्म्ड एज, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ओजोन इज नॉट करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड से आप यहां पर कर सकते थे, जो नॉट करेक्ट है क्योंकि ये सितंबर होता है, नवंबर नहीं होता है, और इसी वजह से हम इसको यहां पर सेलिब्रेट गलत कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा, 16 नवंबर गलत दिया हुआ है, इसकी जगह पर 16 सितंबर। लेकिन बाकी की जो 3 इंफॉर्मेशन थी ना वो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। ये देखो एक क्वेश्चन यहां पर आ गया, बहुत सिंपल है। कई बार मैंने सी ऑफ अजोव के बारे में आपको पढ़ाया, तो ये ब्लैक सी के पास आपको देखने को मिलेगा, ये है ब्लैक सी, ये है आपका सी ऑफ अजोव। क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिब्डेनम इज लोकेटेड इन, तो ये यूएसए में देखने को मिलेगी। एरिया वाइज जो सबसे छोटी यहां पर हमारी यूनियन टेरिटरी है ये है लक्षद्वीप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ब्यूनस आयर्स एंड मॉन्टेविडियो आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ रिवर प्लेट, एक रिवर प्लेट पर ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से लेंस जो है उसकी बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी लार्जेस्ट एंगल से, तो देखो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि कन्वर्जिंग है, और कन्वर्जिंग है मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसकी पावर होगी वहीं पर ये सबसे ज्यादा कन्वर्ज होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसमें फॉलो कर सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये कॉन्वेक्स लेंस की इमेज है ना, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है 25 है ना, और ये फोकल लेंथ और जो प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस है उसके बीच में, तो ये इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फोटो भी हमारे जो चैप्टर है लाइट वाला उसमें पढ़ाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं लॉ है ना,
तो इसमें इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन भी 0 ही होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाई द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, क्योंकि पहले हमें लाइट दिखाई देती है, उसके बाद हमें साउंड यहाँ पर सुनाई देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन, ठीक है, पॉइंट सोर्स एंड ओपेक स्क्रीन। ठीक है, ओपेक स्क्रीन तो बहुत ही कॉमन था। पॉइंट सोर्स की जो है उसमें आपको शार्पेस्ट शेडो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पर शेडो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा यहाँ पर साइज बढ़ा जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उतना वो जो उसकी शार्पनेस है वो यहाँ पर कम होती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 52 जो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो कन्वेंशनल ना, नॉन कन्वेंशनल पूछा गया आपसे, तो ये सोलम हो जाएगा। उसके बाद फाइलम के बारे में कौन सा करेक्ट बोला गया है, तो फाइलम जो है ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को यहाँ पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था और ये आपको पढ़ाया भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 इज द, इसका जो है वो आपका सही क्वेश्चन जो है वो पेपर में हो सकता था अगर आप इसको सॉल्व कर लेते। मैच्योर जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं ये लिग्निफाइड इनकी वॉल होती है और ये डेड होते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लिग्निफाइड वॉल एंड आर डेड। और ये मैंने जाइलम फाइलम के बारे में जो पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो खाना बन गया है उसको ये क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। ह्यूमन बींग्स वाला ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ह्यूमन बींग्स द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ ए नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, तो एक एक्स मदर का और एक एक्स फादर का यहाँ पर है ना। एंटीबायोटिक्स यहाँ पर क्या करते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है ये फॉर्मेशन जो है बैक्टीरिया में, सेल वॉल फॉर्मेशन कर देते हैं बैक्टीरिया में, तो इस वजह से ये काम करना बंद कर देता है। रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है ये ट्राइटियम है, कई बार आया एफकेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज, बायोलॉजिकल टिश्यूज को यहाँ पर स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यहाँ पर यूज किया जाता है। डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म नहीं करता है जब वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है, तो ये मिलेगा आपको सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द राइट आंसर। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया। फॉस्फोरस 15, ठीक है, सो ये हो गया 2, 8, 5, या तो 3 मिल जाए या तो 5 ही दान कर दे, तो 3 और 5 जो है वो दोनों इसकी वैलेंसी यहाँ पर हो सकती है। लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या आएगा, है ना, तो इसमें ये आपको लेड मोनोऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आईएनएस विराट जो है ये डिकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2019 का विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता, सिमोना हालेप, रोमानिया के प्लेयर हैं सिमोना हालेप। रिसेंटली आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर कनेक्टेड विद द मेनलैंड बाय सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, चेन्नई से इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें कौन कौन से आइलैंड कनेक्ट हैं ये पूछा गया। तो शहीद आइलैंड जो है, ठीक है, जो है वो कनेक्ट नहीं था पहले से, वॉज नॉट कनेक्टेड इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन अगस्त 2020 महिंदा राजपक्षे 4th टर्म, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हमने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, 4th टाइम भी हमने पढ़ा हुआ था, महिंदा राजपक्षे इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी, ये जापान का एक शिप था जो डूब गया था, उसकी वजह से तेल फैल गया है ना, और उन्होंने यहाँ पर इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली मॉरिशस। ठीक है, प्रवीण जगन्नाथ जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इनमें से कौन सा मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, सऊदी अरेबियन प्लेट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन हमने ज्योग्राफी डिफेंस मास्टर पे नहीं पढ़ी थी, वैसे सिंपल ही क्वेश्चन था ये। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान था। ठीक है, मरीना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट जो है ये मरीना ट्रेंच आपको मिलेगा। 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन आर कॉल्ड, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ जैसे प्लैनेट होते हैं। ठीक है, मरकरी, वीनस, मार्स, ठीक है, एंड जैसे यहाँ पर कौन कौन से हो गए, मरकरी हो गया, वीनस और अर्थ। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट जो होते हैं वो इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और अर्थ। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ नहीं मिलता, तो टुंड्रा वेजिटेशन जो है ये बेलारूस में नहीं मिलता। ठीक है, बाकी जो आपका कनाडा है, ठीक है, यूएस है, रशिया, वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका बेलारूस होता है वहां पर देखने को नहीं मिलता। फ्लूवियल लैंडफॉर्म, क्योंकि ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म है ना, बहुत ही सिंपल है, ये तो कई बार पढ़ाया मैंने आपको, तो ये भी सिंपल है। मेरा स्टैटिक जीके जो है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्लेशियर से कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं। अब ये देखिए, हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है ये। इन द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू सिस एंड ग्रीन
phyllite were used? When did stucco completely replace stone as main material used by the Gandhara school sculpture? तो फर्स्ट सेंचुरी सी है ना, तो ये टाइमिंग है, फर्स्ट सेंचुरी सी से इसका यहां पर प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। Which one of the following statement about गुप्ता coins is not correct? है ना, तो तांबा नहीं था वहां पर सिल्वर और गोल्ड कॉइन आपको देखने को मिलेंगे, सिल्वर बेसिकली ज्यादा मिलेगा, तो कॉपर नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फिलोसफी ऑफ द बम जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी है भगवती चरण वोहरा। ठीक है, अगेन ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये आपसे बहुत सिंपल सी बात है। कौन से कांग्रेस सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी? तो ये कराची सेशन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में इसको हमने पढ़ा हुआ है, तो कराची सेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो इसको ना आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। उसमें देखो दो तो बहुत ही सिंपल थे, दिल्ली और कानपुर, है ना। अब बचे कौन से? आपके पास बचा था अवध, जिसको हम फैजाबाद अयोध्या कहते हैं, और एक था आगरा, है ना। तो फैजाबाद में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आगरा में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से यहां पर सॉल्व कर सकते थे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? सॉरी, करेक्ट पूछा गया है। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो यहां पर सही है कि नहीं पूछा गया था? ठीक है, लेट मी चेक वंस द क्वेश्चन कि इनमें से जो स्टेटमेंट सही वाला पूछा गया था कि गलत वाला पूछा गया था। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया, इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा। सो नॉट करेक्ट, तो देखो ये वाला तो सही है, लेकिन ये 1942 नहीं था। ठीक है, तो ये आपका ओनली 2 जो है ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी पहला वाला जो है बिल्कुल सही है। इब्न बतूता वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर ही था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, दिल्ली सुल्तान ने इनवॉय बनाकर इसको चाइना यहां पर भेजा था। अल बरूनी की किताब किसमें लिखी गई है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, अरेबिक लैंग्वेज में यहां पर ये लिखा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 114 देखो दिया है कि प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है? प्रिविलेज वुड नॉट बी फेटेड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। प्रिविलेज मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 2022 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। गलत, ये गलत है स्टेटमेंट आपका। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन देयर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी। गलत। ठीक है, तो 3 और 4 गलत हो गए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन भी हमने वहां पर जो प्रिविलेजेस यहां पर दी जाती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट की एक्सेप्शन में, वहां पर ये सब चीजें कवर करी गई हैं। पार्लियामेंट्री अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में बात हो रही है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, है ना। मेंबर्स आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑन ए मोशन मेड एंड अडॉप्टेड और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। कौन से तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं? स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज नहीं होती हैं, है ना। इस तरीके की कोई चीज नहीं होती है। बाकी तो अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे नेशनल पार्टी भी होती है, रीजनल पार्टी भी होती है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज भी होती हैं, लेकिन स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज नहीं होती हैं। हमारे प्रेम्बल में 3 शब्द ऐड किए गए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द यहां पर ऐड किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे एडवाइजर थे ये कौन थे? ये थे BN राव, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है ये रिट यहां पर इशू कर सकता है ना। हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये यहां पर आप मान सकते हैं कि कौन से पार्ट में आता है, तो आर्टिकल 5 से 11 है सिटीजनशिप, उससे रिलेटेड ये देखने को मिलेगा। तो टोटल मैंने यहां पर जो इंक्लूड किए हैं वो 76 यहां पर इंक्लूड किए हैं, जो मैंने खुद आपको पढ़ाए हुए हैं। और फिर भी चलो मान लेते हैं कि भाई कुछ लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ा होगा कुछ चीजें, फिर भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 60 से लेकर 65 क्वेश्चन तक आप बहुत आसानी से यहाँ पर पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। भले पेपर में कुछ चीजें जो है वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर पूछी गई थी, फिर भी आप 3-4 सब्जेक्ट के दम पर और करंट अफेयर के दम पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपने पेपर में यहाँ पर सही कर सकते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो है वो 60 से 65 जो क्वेश्चन हैं, अगर आपने मेरे सेशंस यहाँ पर देखे हैं तो आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट भी किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर कर ली। और पेपर ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। जैसे पिछली बार का पेपर हम देखेंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन इस बार आप देखोगे ना हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन में जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग लग रहा था कि भाई अगर पता होगा तब कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर
जो इसका एनालिसिस मैंने प्रेजेंट किया, मैंने इंग्लिश का पेपर भी देखा, मैंने मैथ्स का भी पेपर देखा और मैंने ये जीके का भी पेपर देखा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश के पेपर के बारे में बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश का पेपर जो था ये बहुत इजी था, इसमें कुछ चीजें नई ऐड करी गई है ना, कि भाई प्रीपोजिशन है वो, या अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो आपका ग्रामर पोर्शन में होता है, तो किस तरीके की चीजें यहाँ पर पूछी गई। तो इंग्लिश वॉज इजी है ना। जीके का जो पेपर था, जीके का पेपर मैं आपको मॉडरेट से टफ यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, मॉडरेट से टफ। और इजी पेपर तो नहीं था क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे, है ना, करंट अफेयर भी जिसने पढ़ा होगा उसी का यहाँ पर बनेगा। तो मॉडरेट से टफ। और मैथ्स का जो पेपर था, मैथ्स का पेपर भी जो है ये आपको मॉडरेट से टफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी पेपर में और थ्योरी बहुत ज्यादा पूछ ली गई थी, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर नहीं पूछी जा रही थी। ये है मेरी तरफ से यहाँ पर एनालिसिस इंग्लिश का, जीके के बारे में, मैथ्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओटीए का अगर मुझे लगता है ±5 आप यहां पर कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप यहां पर 90 प्लस स्कोर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका ओटीए इस बार क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के बारे में बात करें तो अगर आप 135 प्लस यहां पर स्कोर कर रहे हैं तो आपका एयरफोर्स एकेडमी भी क्वालिफाई हो सकता है। और आईएमए के लिए अगर आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आईएमए, और इंडियन नेवल एकेडमी का आप 115 से 120 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका यहां पर क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ये है अकॉर्डिंग टू मेरे जो भी मैंने यहां पर देखा क्वेश्चन पेपर। और इसमें हो सकता है कि ±5 हो, है ना, हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है ना, उनकी वजह से भी कुछ अप डाउन यहां पर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इतना स्कोर आएगा अगर आपका, तो आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अब एफकैट भी हो ही गया है आपका, सीडीएस भी हो ही गया है, फरवरी में भी है, बहुत सारे नए नए कोर्सेज में यहाँ पर लॉन्च किए हैं और उनके थ्रू यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है ना, या आपको लगता है कि कुछ और आंसर यहाँ पर होना चाहिए तो आप वो भी बताइएगा, तो उसको भी चेक करके जो भी यहाँ पर अपडेट है वो मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर पिन कर दूंगा। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और होपफुली आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर सही हुए होंगे, ठीक है, और उससे आपका जो पेपर को क्लियर करने का चांसेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।